हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक्स किए थे हमने। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। तो आज जो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो इसके लिए तुम्हें याद होगा, ये लगभग चैप्टर जो हम 11th क्लास में फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ते हैं, सेम टू सेम काम यहाँ किया जाएगा। तो कुछ वहां का देखते हैं हम रिवाइज। तो देखिए हमारे पास क्या था, हम कहते थे कि तुम्हें याद है कि मैं कहता हूं कि छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट dx। छोटा सा वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं? f डॉट ds लिख सकते हैं भैया। हाँ सर लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहां से f को क्या लिखूंगा मैं? dw बाय dx। और फोर्स क्या हो जाएगा बताइए भाई? dw बाय dx। और जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां से फोर्स क्या आया? माइनस du बाय dx। कोई परेशानी यहां तक किसी को? नहीं सर। अच्छा जी, ये काम हमने किया था F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी एक्स 11th क्लास में किया था। अभी तुम्हें याद होगा कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्या किया था? F इज इक्वल टू एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। क्या यही पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा U इज इक्वल टू QV। किसी को कोई परेशानी? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि फोर्स की वैल्यू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी वो Q इंटू V। तो ये कितना आ जाएगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी QV बाय QX सॉरी dx। सो Q इंटू E इज इक्वल टू माइनस Q dV बाय dx। और Q से Q कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? माइनस dV बाय dx। किसी को कोई परेशानी है भाई यहाँ पे? नहीं। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx रिलेशन होता है। अच्छा सर, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको रिलेशन को। दूसरा काम क्या कह सकते हैं हम? मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरे पास एक इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम ही काम है, कोई ऐसा अलग नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने कह दिया कि यहां से इस पॉइंट के बीच में मैं अपने चार्ज को लेके ए से बी पे मैं अपने एक चार्ज Q नॉट को लेके गया। Q नॉट पे यहां पे फोर्स कितना लगेगा? Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस U फाइनल मतलब UB माइनस UA। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? UA माइनस UB। अच्छा जी, वर्क डन को क्या लिखता हूं मैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? Q नॉट इंटू E। तो इसको क्या लिखूंगा? UA माइनस UB इज इक्वल टू वर्क डन इज Q नॉट इंटू E इंटू डी। डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेता हूं मैं? ds। और इसको Q नॉट को इसके नीचे ले आऊंगा तो VA माइनस VB बाय Q नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds। E डॉट ds। किसी को कोई परेशानी? क्योंकि जो वर्क डन होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, सबको पता है। ये जो वर्क डन आता है अपना क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां से देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? पोटेंशियल आएगा। अभी हमने ये रिलेशन देखा यहां से, ये हमने रिलेशन पहले पढ़ रखा है। तो यहां से पोटेंशियल ये इनिशियल है, तो इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी था ये। तो 4 से डिवाइड किया तो क्या है? पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और इसको मैं माइनस कॉमन ले लूं तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू E डॉट ds। किसी को कोई परेशानी यहाँ? अच्छा जी, तो ये देखिए ये क्या है? dV।
इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds, और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या ये रिलेशन आएगा मेरा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय ds या dx। ये जो रिलेशन आया हमारा, ये रिलेशन किस चीज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, कि मतलब जैसे जैसे मेरी पोटेंशियल चेंज होगी वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, और दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx आया, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये क्या है कि ये जैसे जैसे पोटेंशियल अपना डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं कि इस माइनस साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। लिख लिया भाई। तो यहां देखिए इस माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस साइन कहना चाहता है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx, इसका ये मतलब है, dx की जगह मैं ds लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट को, जैसे यहां पे था। माइनस का क्या मतलब है, माइनस यहां पे मतलब है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब मेरा यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ये माइनस साइन ये कहता है कि जिस तरफ मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस साइन का यही मतलब। dv बाई dx तुम सिंपल सोचो, dv बाई ds क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन, और इसका नेगेटिव मतलब जो डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। समझ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां देखिए तो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वर्क के जैसा ही है, वर्क से ही निकाला हमने। तो एक बात बताइए मुझे कि मैं कहता हूं कि मान लो कि मेरा फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, वर्क कितना होगा भाई, जीरो। वर्क कितना होगा, जीरो होगा। इसका कोई मतलब नहीं है ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया, सभी को पता है। तो इसी प्रकार जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है उसमें भी देखिए कि मान लो कि E इज इक्वल टू क्या आया, माइनस dv बाय ds। यहां से तीन चीजें निकलती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन। तीनों का पता होना चाहिए मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मान लो कि मुझे पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अगर मुझे पोटेंशियल गिवन है तो मुझे उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पोटेंशियल से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर आई बात समझ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो मेरा x डायरेक्शन में आएगा या y डायरेक्शन में आएगा या z डायरेक्शन में आएगा। जबकि हमें पता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर एक इक्वेशन होगी, उससे मुझे वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है। तो ये जो वर्क आता है x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से x का वर्क, y के डिस्प्लेसमेंट की वजह से y का वर्क, और z की डिस्प्लेसमेंट की वजह से z का वर्क। तो पोटेंशियल भी वैसे ही आएगा। पोटेंशियल क्या होता है कि जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है, जो हम वर्क करते हैं वो कहां स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। मतलब जो मेरी x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे x की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, y की बढ़ाएगा, z की बढ़ाएगा। बट पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम x y z नहीं कह सकते यहाँ पे। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। और इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज माइनस डेल v बाय डेल x माइनस डेल v बाय डेल y माइनस
डेल वी बाय डेल जेड। इस प्रकार हम अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं सेम पोटेंशियल से। ये सर क्या है, ये डेल वी डेल एक्स। अगर 11th क्लास में तुमने अच्छे से किया होगा तो ये सेम काम हमने पहले कर रखा है, फिर भी हम इसको विस्तार से करते हैं कि डेल वी और डेल एक्स क्या है। इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि डेल वी बाय डेल एक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज होगी सभी को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं ये काम कर रहा हूं और इस इक्वेशन में y और z की टर्म्स हैं, फिर से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि v को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z जो दोनों मेरे पास आएंगे वो दोनों क्या होंगे, मेरे लिए कांस्टेंट होंगे। यहां पे मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। इसमें भी हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। किसको, x और z को। y सिर्फ वेरिएबल है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है मेरा, z वेरिएबल है। x और y दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार निकालूंगा तो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेम टू सेम। यहां पे मैं फोर्स लगा देता हूं और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लगा दूं तो ये मेरा 11th का टॉपिक हो जाता है, जो हमने सेम काम वहां पे किया है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। अच्छा सर एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं। पहला एग्जांपल देखिए, मान लो कि मुझे पोटेंशियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को एग्जांपल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे सबसे पहले, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें आती है, सबको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लो तुम्हारे लिए मैं ये लिख भी देता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डेल वाई जे कैप। समझ में आया भाई, ये काम करते हैं हम, ठीक है। अब हमने ये काम लिख दिया कि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यहां पे v की जगह ये इस फॉर्म में प्लेस कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या होगा, मेरा x होगा। y z ऐसी कोई भी टर्म होगी सभी मेरे लिए क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया है 2x। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y क्या है मेरे पास, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो y क्या मानूंगा, कांस्टेंट। y क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x आई कैप माइनस, इसी प्रकार x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा अपना कांस्टेंट। x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, यहां से क्या आएगा 2y j कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस 2x आई कैप माइनस 2y j कैप। किसी को कोई परेशानी भाई यहाँ पे? तो इस प्रकार हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये अपना क्या था, पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल करता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना भाई इस तस्वीर को। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरे पास क्या है, कुछ भी इक्वेशन मान सकते हैं हम। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी पोटेंशियल है 3x स्क्वायर y z क्यूब, 3x स्क्वायर y z क्यूब, ये मेरी पोटेंशियल। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी। वी कितना है 3x स्क्वायर y z क्यूब डेल x, x के साथ आई कैप, माइनस
3x² y z क्यूब बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y j कैप माइनस 3x² y z क्यूब बाय डेल z k कैप। ये काम किया हमने? हाँ सर किया। अब क्या करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखिए फिर से बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ भाई मेरे पास x कांस्टेंट नहीं है, उसके अलावा हर चीज कांस्टेंट है। नहीं आ रहा समझ में? क्या कह रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सब दुनिया में कुछ भी ले आओ, x y z a b c 2 3 अल्फा घोड़ा हाथी, कुछ सिर्फ x को छोड़ के सब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, तो क्या होगा माइनस 3yz क्यूब। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x i कैप माइनस, यहां पे वेरिएबल कौन जल्दी बताइए, सिर्फ और सिर्फ y। ये तीनों चीज कांस्टेंट बाहर निकालिए, 3x² z क्यूब, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस सॉरी j कैप लगाइए, j कैप माइनस 3x² y कांस्टेंट है, 3x² y कांस्टेंट है, z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z² k कैप। कोई परेशानी नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये माइनस 6xyz क्यूब i कैप माइनस 3x² z क्यूब j कैप माइनस 9x² y z स्क्वायर k कैप। ये क्या आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया सभी को, किसी को कोई परेशानी? तो इस प्रकार अगर मुझे पोटेंशियल गिवन है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल सकता हूं वेक्टर फॉर्म में आईजे के। कुछ भी नहीं करना, माइनस साइन लगाना है, और x के साथ कर रहा हूं तो i कैप, y के साथ कर रहा हूं j कैप, और z के साथ कर रहा हूं तो k कैप, और जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अगर y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सिर्फ y मेरा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। और अगर मैं z के साथ कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बताइए भाई, z वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। इतना नहीं करते भाई, बहुत देर होगी समझाते हुए। तो समझ में आया? तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इस प्रकार हम अपने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूं करने के लिए, वो तुम मुझे करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हारा क्या आंसर आया। अगर किसी को समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, अगर किसी को नहीं आता समझ में तो वो भी मुझे बताइए, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा। ओके, तो एग्जांपल 1, पोटेंशियल इज इक्वल टू 3x² y प्लस 2yz प्लस yxz। एग्जांपल 2, potential is equal to 3x² y² z² plus 3xy z। समझ में? तो इन दोनों क्वेश्चन का मुझे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल के बताओगे। कोई परेशानी? नेक्स्ट आ जाते हैं, लिख लिए भाई साहब? ओके, तो यहां पे देखिए, अब आ गया कि सर ये रिलेशन तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का है ना। ये रिलेशन किसका है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का है। तो सर आपने सिर्फ पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल भी तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए तुम एक चीज देखो, मैं तुम्हें पहले बताता हूं कैसे काम करता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इज आ इलेक्ट्रिक फोर्स इज आ क्या लिखा? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ
कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सभी को पता होगा, हाँ एक स्टेटमेंट रट ली और काम चल गया, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है सर, जिसकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है। ये बात रट ली और कहानी खत्म, है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये है बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, बट इसके साथ हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी ये शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम जो वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर पढ़ेंगे उसकी वीडियो में तुम देख सकते हो कि कैसे और क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो फोर्स मेरा होता है, फोर्स इज इक्वल टू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, और यहां से माइनस डी यू क्या हो गया, एफ कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस में इधर रख दो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी डिफाइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी वही डिफाइन होगी जो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर ये इंटीग्रेशन ही सोल्व नहीं हो पाएगा, मेरे पास ऐसे फंक्शन आ गए जिनको मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता, मान लो कि y को x के साथ कर सकता हूं, मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो इस प्रकार की चीजें आ गई, तो उनके लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है भाई, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो मुझे पता होना चाहिए पहले कि कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, मैं कौन सी फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं और कौन सी की वजह से नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहली बात कि मैं, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी फोर्सेस की वजह से डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स मेरी कंजर्वेटिव और कौन सी फोर्स मेरी कंजर्वेटिव नहीं है। आई बात समझ में। तो अब हम देखते हैं कि मेरी कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने का तरीका, कंजर्वेटिव फोर्स में तीन चीजें आती, क्या सर, तो ये चीज यहां पे लिख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द फोर्स विच इज इंटीग्रेटेबल, ठीक है, जो इंटीग्रेट हो सकती है। तो मैंने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या है मेरी, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे सर, मैंने कह दिया फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप, मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना, फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप। तो फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप है, तो वहां देखिए du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, और इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, du इज इक्वल टू माइनस 2x आ जाएगा। भाई कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत, तो यहां से हम ऐसा काम कर सकते हैं कि डेल्टा यू, इसको क्या लिख लूं मैं, डेल्टा यू। तो इस प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लो, मैंने कह दिया फोर्स इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट लेनी है, 3i कैप प्लस 4k कैप। तो यहां करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3i कैप प्लस 4k कैप। सर ये काम कैसे किया आपने, 2 इंटू डी एक्स क्यों किया, 2 इंटू वाई क्यों नहीं किया, डी वाई क्यों नहीं किया, ये बात भी है। हाँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा एक बार यहाँ लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, 3i कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है, वर्क डन के बराबर ही होती है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और मैंने कहा कि मेरे पास फोर्स क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, अब जब मैं छोटी छोटी चीजों की बात कर ही रहा हूं, वर्क डन छोटा सा निकाल रहा हूं, तो मैंने कह दिया कि x डायरेक्शन में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट और z डायरेक्शन में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। कितनी होगी भाई, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। बिल्कुल बेसिक विस्तार से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो
क्या इस प्रकार लिख सकता हूं? और डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा, नहीं आता तो भाई साहब सिंपल सी बात है, वेक्टर्स पढ़िए जाके तो पता ही होगा कहां पढ़ने हैं। तो यहां देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इनका डॉट करूंगा तो आई आई जे जे, इसको मैं के कर लूं, ये के है सॉरी, जे नहीं के कैप। तो क्या लिखा जाएगा इसको? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 0। आई कैप डॉट के कैप कितना होता है? 0। ठीक है, इसी प्रकार के कैप डॉट जे कैप कितना होता है भाई? 0। क्यों 0 होता है सर? बार बार 0 बोल रहे हो। ये इसलिए 0 होता है भाई, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो यहां से क्या जाएगा? प्लस 4dz। अरे नहीं, बस इसको अलग से इंटीग्रेट कर देता हूं, माइनस साइन बाहर रहेगा, तो ये कितना आ गया? डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4z, तो डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4z। किसी को कोई परेशानी भाई? तो इस प्रकार हम अपनी पोटेंशियल लिख सकते हैं। कैसी फोर्सेस के लिए? कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। कैसी फोर्सेस के लिए? कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। समझ में आया? तो ये एग्जांपल था अपना कांस्टेंट फोर्स के लिए, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत? तो यहां से हम क्या कहते हैं कि आगे करते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, और किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मान लो कि हमारे पास एक तो आ गया कि कांस्टेंट फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, और कांस्टेंट फोर्स के लिए मेरी पोटेंशियल डिफाइंड है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स आ जाती है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो मैं उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूं। जैसे मैं फोर्स निकाल रहा हूं वैसे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि मेरा आई कैप के साथ सिर्फ एक्स हो, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना? नेक्स्ट पार्ट है आई कैप के साथ सिर्फ एक्स हो, जे कैप के साथ सिर्फ वाई हो, और के कैप के साथ सिर्फ जेड हो। अगर आई कैप के साथ सिर्फ एक्स, जे कैप के साथ सिर्फ वाई और के कैप के साथ सिर्फ जेड हो, तो हम क्या कहेंगे कि मैं उसको सोल्व कर सकता हूं। देख लीजिए कैसे कैसे सर। यहां देखिए, मैंने कहा पहला एग्जांपल F इज इक्वल टू एक्स आई कैप, सिंपल था, एक्स आई कैप करिए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स आएगा भाई, एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। मैं बार बार लिख रहा हूं, बट तुम क्या कर सकते हो? आई कैप के साथ डी एक्स सीधा कर सकते हो, जे कैप के साथ डी वाई सीधा कर सकते हो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें तुम्हें अपने आप आती जाएंगी कि काम को तेज कैसे करना है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, बट जब तुम एग्जाम में करोगे तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि तुम्हारी स्पीड क्या हो जाए? काफी अच्छी हो जाए, क्योंकि स्पीड नहीं होगी तो एग्जाम में तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहां से देखिए, सो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस, इसको करूंगा क्या आएगा? एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई आई कैप डॉट जे कैप। देखो आई कैप डॉट जे कैप आया तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से x का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं, वो यहाँ डेल्टा U में आ जाता है, उसको हम इनिशियल एनर्जी भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनिशियल पोटेंशियल। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जांपल इसी में लेता हूं मैं, एग्जांपल 1 एक बार इस पर रहने देते हैं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 क्या कहता है? मान लो कि मैं कहूं कि फोर्स इज इक्वल टू एक्स जे कैप, फोर्स इज इक्वल टू एक्स जे कैप। अच्छा जी, इसके लिए क्या करूंगा? ऐसा ही काम करूंगा, डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जे कैप डॉट
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हाँ सर, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आई डॉट जे, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, तो एक्स डी वाई आ गया। क्या ये मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? नहीं सर, x को y के साथ इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते। कोई कर सकता है तो भाई उसको चमत्कारी कह सकते हैं हम, मैजिक, पर हम नहीं कर सकते इसको। तो ये क्या है, हमारा नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया, ऐसा आ गया। x को किया अभी हमने, x को dx के साथ कर सकते, तो ये मेरा, इसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकता, और ये मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। ये मेरी क्या हो गई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। समझ आया? तो एक तो मेरी कांस्टेंट फोर्स को मैं क्या कह सकता हूं? कंजर्वेटिव फोर्स कह सकता हूं। दूसरा, I के साथ सिर्फ x हो, J के साथ सिर्फ y हो, और K के साथ सिर्फ z हो, उन्हीं को कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके ये सभी एग्जांपल उतार लो तो मैं साफ कर दूं भाई। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो यहां देखिए एक एग्जांपल हो इसी का सेकंड पार्ट का। तो पहला पार्ट जो था मैं इसको लिख देता हूं, कांस्टेंट फोर्स, सॉरी, आई के साथ, आई कैप के साथ सिर्फ x, जे कैप के साथ सिर्फ y, और के कैप के साथ सिर्फ z, ये हो। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल मैं कहता हूं, फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3x² आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा भाई, मैं थोड़ा रफ्तार में करूं, तेज करूं तो समझ में आएगा। तो यहां से क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू 3x² dx का इंटीग्रेशन माइनस आई का सिर्फ dx के साथ होगा, जे को किसके साथ करूंगा, y dy। अच्छा सर, तो इसका क्या आएगा भाई, माइनस 6x माइनस, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 3x³ 3 -y² 2। तो डेल्टा u इज इक्वल टू -x³ -y² 2 प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं हम, इंटीग्रेशन अगर करना चाहते हो। अच्छा था, समझ में आया? तो इस प्रकार की इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, और ये क्या होंगी हमारे लिए, कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, ये एग्जांपल उतार लेना भाई। नेक्स्ट आता है हमारा कि मेरे पास एक ऐसी टाइप की फोर्स है। कैसी टाइप की? देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास फोर्स है F इज इक्वल टू 3x² y² आई कैप प्लस 3x² y² आई कैप प्लस x³ y j। मान लो कि ये फोर्स, पहली बात हमने यहां पे जो कही, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, तो सर कंजर्वेटिव नहीं भाई। दूसरा तो चेक करो, क्या I के साथ सिर्फ x, J के साथ सिर्फ y, और K के साथ सिर्फ z है? I के साथ सर y भी है, J के साथ x भी है? नो। तो क्या हो गई ये, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। यहां पे एक और चीज है, तभी तो एक तीसरा है। तो इसमें देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 3x² y² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² y² i कैप प्लस 2x³ y j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। और इसको नोट करेंगे तो डेल्टा u कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy। ये आ गया। इसको देखिए, अब एक चीज कहता हूं कि यहां से मेरे को तो दिखाई दे रहा है,
बट तुम्हें अगर दिखाई ना दे, ऐसा ना हो, नहीं दे रहा ना कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मैं बताता। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, और अगर के कैप की भी टर्म हो, सभी टर्म्स को क्या करो, अलग 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 इंटीग्रेट करो। और जिस इंटीग्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन। इसको पार्शियल इंटीग्रेट करो। नाम सुनते ही परेशान हो जाते हो। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है भाई कि जैसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया है कि अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सिर्फ x ही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अगर मैं y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ y वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। इसी प्रकार मेरा पार्शियल इंटीग्रेशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा कि अगर मैं dx के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वेरिएबल सिर्फ x, y कांस्टेंट। अगर मैं dy के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं तो सिर्फ y वेरिएबल, x कांस्टेंट, z कांस्टेंट। इसी प्रकार तीसरी टर्म होती तो उसको भी करते। आई बात समझ? देख लो, करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब y dy अलग से करके देखते हैं। तो यहां से पार्शियल कर रहा हूं तो y बाहर 3y स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और यहां से 2x क्यूब y dy का इंटीग्रेशन। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3, तो 3y स्क्वायर x क्यूब बाय 3, और ये कितना आएगा 2x क्यूब y स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आया x क्यूब y स्क्वायर, और ये कितना आया x क्यूब y स्क्वायर। अगर ऐसे पार्शियल इंटीग्रेट करने के बाद में नीचे की जो टर्म्स आई वो सेम आई, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अरे dx का इंटीग्रेशन सिंपल dx का इंटीग्रेशन क्या लिख देता हूं मैं, सिंपल x। इसी प्रकार dx क्यूब y स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब। सर ये ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे भाई साहब देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर किसी को थोड़ा बहुत गणित आता है, करना नहीं चाहे समझ में भी आता है तो वो भी समझ सकता है क्या, यूवी रूल डिफरेंशिएशन का, कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे ही रखो, प्लस पहले फंक्शन को ऐसे रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो करके देखो यही आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया x क्यूब को तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx, प्लस अब पहले को ऐसे ही रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो 2y dy, क्या यही आ गया, यही तो है। तो अगर मैं इससे ये लिख सकता हूं तो इससे ये भी लिख सकता हूं, और ये सिंपल है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेट करके देखा, जो रिजल्ट आया उसको सिंपल लिख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। ऐसी इक्वेशन हमारे लिए क्या होती है, परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां कह सकते हो परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन भी हमारे लिए क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट मुझे लगता है अब तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर मेरा कांस्टेंट फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर सिर्फ I के साथ x, J के साथ y और K के साथ z हो तो वो भी कंजर्वेटिव है, उसका भी हम काम कर सकते हैं एग्जांपल देके। और परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस टाइप में कि I कैप को dx के साथ इंटीग्रेट करके देखिए, J कैप को dy के साथ पार्शियल इंटीग्रेट करके देखिए, और अगर K कैप की टर्म है तो उसको dz के साथ पार्शियल इंटीग्रेट। अगर नीचे की तीनों टर्म्स, दो हैं तो दो, तीन है तो तीनों सेम आती है, तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं। और ये कौन सा टर्म है जो सेम आया, वही, और वो सीधा इंटीग्रेशन से समझ आए। तो ये क्या था अपना कंजर्वेटिव। सर हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, आप कहाँ फोर्स में चले गए। भाई दोनों सेम चीज है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक E इज इक्वल टू माइनस dV बाय
dx होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता हूँ और ये पोटेंशियल हो जाएगा। आई नहीं समझ में, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पोटेंशियल। कोई नया काम नहीं है भाई साहब। तुम एक ही काम को 10 बना दोगे तो परेशान हो जाओगे। 10 काम को एक बनाना सीखो, काम तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा और चीजें आती जाएगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल और देता हूं, तुम खुद ट्राई करिए। खुद बताइए कि पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6i कैप प्लस वाई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 वाई आई कैप प्लस एक्स की पावर 5 जे कैप ले सकते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल नंबर, इस वीडियो में 2 एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं जो सोल्व करके तुम्हें बताने हैं, और ये आगे के 2, तो एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4, इनके रिजल्ट मुझे तुम सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं देखता हूं कि किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया। अगर आया है तो भी अच्छी बात है बताना, नहीं आया तब भी मुझे बताना, हम सोल्व कर लेंगे अगर नहीं आएगा तो किसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं आगे इसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो हमारे रिलेशन आया, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। और मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा कि क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं डीवी डीएस, पोजीशन है, और माइनस साइन का मतलब क्या है कि जिधर मेरी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, अब मैंने कह दिया कि माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डीवी को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू, माइनस को ले आता हूं इधर, ई डॉट डी एस। ये क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, और माइनस को इधर लाके इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये रिजल्ट है। अगर मैं कहूं क्या, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा भाई, होगा ना। तो क्या आएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, एंड डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये मैं लिख सकता हूं, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये काम कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी। तो इसके ऊपर 1-2 एग्जांपल कराता हूं, ज्यादा तेज हो रहा है तो आराम से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उसके 1-2 एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मेरा एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी 10 वोल्ट पर मीटर, और ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो मैंने कहा कि VA माइनस VB बताइए, VA माइनस VB, तो यहां से यहां गया तो इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट D। डिस्टेंस कितना है, 2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्टेंस भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, तो कॉस कितना हो गया। ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये भी वेक्टर है,
ध्यान रखना इन चीजों का। तो यहां से मेरा कितना आ गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू कॉस 0 कितना होता है 1, डिस्टेंस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट इंटू 2 दैट इज पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आए सभी को समझ में? तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल करते हैं यहां से, इसको लिख लेना भाई स्क्रीन को पॉज करके जो मैंने अभी साफ किया। मान लो कि मेरे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये वाला डिस्टेंस है इनका 10 मीटर और ये एंगल है 37 डिग्री। मेरे को चाहिए VA माइनस VB कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 वोल्ट पर मीटर। तो मैं क्या करूंगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D और दोनों के बीच का एंगल cos 37। कैसे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्टेंस इधर है, दोनों के बीच का वेक्टर का बीच का एंगल कितना हो गया 37। तो VA माइनस VB, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5, डिस्टेंस है 10 इंटू एंगल 37, cos 37 कितना होता है 4/5। तो कितना आ गया है VA माइनस VB इज इक्वल टू 40। कोई परेशानी किसी को नहीं? दूसरी चीज क्या कह सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्टेंस। कैसे, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा 10 cos 37, 10 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5। तो 5 से ये 2 8, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इधर 5, 5 और 8 40। सिंपल सवाल ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई कर सके तो कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया भाई? तो इस प्रकार मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कर सकता हूं। किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। तो ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा ये क्या था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी टाइप का एक और एग्जांपल देता हूं, ये भी तुम मुझे करके बता सकते हो। सकते क्या हो, बताना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 है कि मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ओके सिंपल E, और ये पॉइंट है A, ये है B, ये ऐसे की तरफ है, ये पॉइंट है C और ये इसका मिड पॉइंट D, ये इसका मिड पॉइंट D। तो मुझे बताना है VC माइनस VA, VB माइनस VC, VD माइनस VC, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा डिस्टेंस और देख लो भाई, ये वाला डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस भी कितना है D और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एग्जांपल तुम्हें करना है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, करके तुम मुझे बताइए और किसी को नहीं आए तो मुझसे समझ लेना, ठीक है। ओके, तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में पोटेंशियल के साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लिया, नाम से ही पता लग रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नाम से पता लग रहा है, आधी चीजें तो नाम से ही पता लग जाती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मतलब, इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस।
इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कहूंगा मैं? लोकस ऑफ द पॉइंट्स और सरफेस हैविंग द सेम पोटेंशियल। लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। ऐसे पॉइंट्स जो क्या हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक पॉइंट है चार्ज Q, मेरा एक पॉइंट यहां पे एक पॉइंट चार्ज क्या है? Q। इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का तो फॉर्मूला पता होगा ना, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है? KQ/R। क्या होता है? KQ/R। तो मैंने कहा कि ये एक मेरा पॉइंट है, इससे R दूरी पे मेरा क्या है? पोटेंशियल कितना है? तो R दूरी पे मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/R। अच्छा, यहां पे R दूरी पे KQ/R, इधर R दूरी पे KQ/R, 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 KQ/R। तो हर जगह हमारा R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? KQ/R। तो मतलब R दूरी के सभी पॉइंट्स क्या बना? स्फीयर बना। क्या बना? ये स्फीयर बना। तो मतलब इस स्फीयर पे जो भी पॉइंट्स हैं सारे सेम पोटेंशियल पे हैं या नहीं है? सोच लिया? तो बताओ है या नहीं है? तो ऐसे ही सरफेस को क्या बोलते हैं भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मुश्किल है? तो मतलब R दूरी पे जो मैंने स्फीयर बनाया वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएंगी? बाहर की तरफ। किधर जाएंगी? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी। किसी को कोई परेशानी? तो ये जो मेरा बना, अच्छा R पे, नेक्स्ट R पे मेरा मतलब ये R1 था, ये R2 है, तो मतलब R1 पे पोटेंशियल कितना? KQ/R1, 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 KQ/R1। R2 पे KQ/R2, 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 वहां पे अलग पोटेंशियल। इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल अलग होगा, बट इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम, बट आपस में अलग। समझ आया? तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो सरफेस आया, ये कैसा सरफेस है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि मेरा लाइन चार्ज है, मतलब इसको मैंने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया एक लाइन को, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सोच सकते हो भाई? मैंने कहा कि मान लो कि मेरा ये एक लाइन है, इसको चार्ज दिया, तो यहां से R दूरी पे, इधर R पे, इधर R पे, इधर R पे, इन सभी R पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। इन सभी R2 पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम। इन सभी R3 पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इसके लिए मेरे को जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सिलेंड्रिकल। कैसे मिलेंगे? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मिलेंगे भाई? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सेम चीज जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है हमारा स्टार्टिंग में, हाइगन प्रिंसिपल। क्या आता है? कभी किसी ने सुना हो? क्या आता है? हाइगन प्रिंसिपल। वहां पे भी वेव फ्रंट्स का मतलब होता है, एक वर्ड होता है वेव फ्रंट, उनको डिफाइन करते हैं। तो वेव फ्रंट भी हमारे 3 प्रकार की आती है जो सेम होती है। ऐसी एक क्या होती है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा हम करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वहां पे भी आएगा, सेम आएगा। तो जिस दिन तुम वो पढ़ोगे तो तुम्हें ये लेक्चर जरूर याद आएगा, और साथ ही साथ मैं भी। तो यहां देखो, मैंने कहा कि अगर मेरी शीट है और शीट को मैंने यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगे।
पोटेंशियल जो होगा, ये वाले जो सरफेस होंगे प्लेनर सरफेस, इन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ये क्या है मेरे, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्लेनर और पॉइंट वाला तो कहां रह गया, यहां बना दूं, अगर ये लिख लिया हो तो, कि अगर ये मेरा पॉइंट है तो इसकी वजह से स्फेरिकल आएगा। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सभी को समझ में आ गई, कोई परेशानी? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सबसे पहला तो हमें पता लगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग द सेम पोटेंशियल। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर बाहर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे यहां पे देख सकते हो। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए, ये बना ली तस्वीरें, साफ कर दो, तो इनको बना लेना भाई नोटबुक में अपने अच्छे से। ये जो नोट्स होते हैं ये तुम्हारे होते हैं, तुम्हें खुद को तैयार करना है। किसके लिए? खुद के लिए, बेचने थोड़ी है बाजार में जाके। तो खुद के लिए तैयार करने हैं, तो इस प्रकार लिखिए कि सिर्फ तुम्हें समझ में आए, और किसी को भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही आने चाहिए, बट तुम्हें जरूर आने चाहिए भाई। कहीं खुद को ही समझ में नहीं आया 10 दिन के बाद में कि मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कहा दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट D। मैंने कहा कि एक सरफेस है, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो डिस्टेंस तो ये हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये 0 इज इक्वल टू ED cos थीटा। इसको 0, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो गया, 0। इसको 0 करने के लिए भाई इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मेरा ये वाली चीज 0 होगी। cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। समझ में आई? और जो भाई पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू, या डेल्टा U माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V। और मैंने कह दिया कि मेरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने कहा कि A पॉइंट से B पॉइंट पे मुझे एक चार्ज को लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा? जब यहां पोटेंशियल A और यहां पोटेंशियल B और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0 होगा। VA माइनस VB क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये 0, तो ये 0, ये 0, तो वर्क डन कितना, 0। वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग a charge on equipotential surface, work done in moving a charge on equipotential surface is always 0, is always 0। और ये ऐसा क्यों है, यहां पे लिखा, ऐसा क्यों है, यहां पे हमने लिखा है।
तो ये क्या था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया सभी को? किसी कोई परेशानी? तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्जांपल एक दो करके दिखाता हूं मैं। यहां देखिए कैसे एग्जांपल आएंगे, जो भी हमने लास्ट टॉपिक किया था रिलेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वाला किया था ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट D, उसी से हो जाएगा। कैसे? मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास ये ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल दी हुई है -10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो मुझे कहा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और कितनी। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो सबसे पहली बात तो भैया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगी? हाई से लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा -j। डायरेक्शन बता दिया, आधा सवाल हो गया। आगे वैल्यू कितनी होगी? VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट D। इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमें पता है? बहुत अच्छे, यस सर पता है। तो यहां देखिए 20 माइनस 10 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस कितना है? 5। तो कितना क्या? 10 इज इक्वल टू E इंटू 5। सर डॉट प्रोडक्ट था कुछ लिए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्टेंस भी इधर, एंगल कितना? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 तो 1 कर दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 2 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 2 वोल्ट पर मीटर। सभी को समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो नहीं ना भैया? ओके, सो एग्जांपल था एक। नेक्स्ट एग्जांपल करवा देता हूँ। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछ भी जाते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हमें करने चाहिए, हमेशा अच्छे क्वेश्चन की रखा करो मन में कि अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। तो यहां देखो, मैंने कहा कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है। ये तुम देखोगे तो जनरल क्वेश्चन है, काफी बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें। ये एक्स एक्सिस है। कह दिया कि ये पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 0 वोल्ट। ये क्या है मेरे? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 मीटर कर लो, ज्यादा परेशान नहीं होना। क्या कर लो? 10 मीटर। तो मुझसे पूछा गया O A B, हमसे क्या बोला गया? क्या पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए भैया। क्या बताया हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात डायरेक्शन की, कहां से कहां होती है बताइए? हाँ, कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कहां से कहां? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो होगी, ये डायरेक्शन आ गई। ये एंगल मेरा 37, तो ये कितना होगा? ये टोटल 90 होता है। सर ये 90 कैसे हो गया? ये 90 बताया तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90। ये 90, 37, तो ये कितना? 53। अच्छा, सो क्या लिखूंगा? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V कितना है भाई? 50 माइनस 0 कितना है? 50 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 50। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इंटू डिस्टेंस कितना हो गया ये? अरे सर डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं। ये 10 है, ये 53 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा भाई? वाह, ये डिस्टेंस नहीं निकालना आ रहा ना? कैसे आएगा डिस्टेंस? भाई कंपोनेंट ले लो ना। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 10। ये कितना होगा? 10 cos 53। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 cos
53, तो ये कितना हो गया 50 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 10 इंटू कॉस 53 3/5, तो कितना हो गया 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50/6 दैट इज इक्वल टू 25/3 वोल्ट पर मीटर। 25/3 वोल्ट पर मीटर। सबको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से करता हूं कि देखिए भाई दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया मैंने नहीं लिया, क्वेश्चन में गिवन है कितना, ये 50। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E, ये डिस्टेंस मुझे कितना गिवन था 10। मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए? यही चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये 10। तो ये कंपोनेंट कितना है इसका 10 cos 53। तो डिस्टेंस 10 cos 53 मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 25/3। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 25/3 वोल्ट पर मीटर आया। तो इसके मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कितनी 25/3, ये वाला एंगल कितना है 53, ये कितना है, तो ये हो गया 25 cos 53 और ये हो गया 25/3 sin 53। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू cos 53 कितना होता है भाई 25/3 इंटू 3/5 और ये होता है 25/3 इंटू 4/5। 5 से ये 5, 5 से ये 5 और 3 से 3। तो इधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 5 और इधर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपोनेंट सोल्व कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं कि परेशान हो जाओ कि ये क्या कर दिया। तो ये कितना हो गया 20/3, 20/3। तो ये कितना आया 5i कैप माइनस 20/3 j, 20/3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये क्या था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम था। तो आज जो हमने किया काफी लंबा काम किया है, काफी लंबी वीडियो बनी है, काफी लंबा लेक्चर था। क्या किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल स्टार्टिंग में हमने यही किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आया E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। और माइनस साइन क्या बताता है, ध्यान रखना क्या बताता है कि जिस तरफ मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने का रिलेशन सीखा कि कैसे, कुछ एग्जांपल्स किए मैंने दिए भी है, वो तुम्हें सोल्व करने याद रखना। और जो मेरा फिर हमने क्या देखा कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने सीखे। बीच में हमने कंजर्वेटिव फोर्स भी पता है मेरी याद हमने कि क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के साथ रिलेशन किया, कुछ एग्जांपल्स किए, फिर बाद में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम किया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखना ना भूलें। ओके बाय।